नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आरआरबी ग्रुप डी 2025 की परीक्षा के लिए जनरल साइंस के 25 अति संभावित प्रश्नों की जो हम सीरीज चला रहे हैं उसका भाग 10 यहाँ पे हम कवर करने वाले हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, ग्रुप डी 2025 की परीक्षा के लिए जो ऑफिशियल सिलेबस जारी किया गया है आरआरबी के द्वारा, उसमें यह बात बताई गई है कि जो 25 प्रश्न हैं ये जनरल साइंस के पूछे जाएंगे और इन 25 प्रश्नों की जो वेटेज है यह 25 नंबर की होगी। तो ये सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आपके 25 प्रश्नों की जो सीरीज है यह चलाई जा रही है। तो इस सीरीज को आप डेली बेसिस पर फॉलो करते रहिएगा। अभी तक हमने सामान्य विज्ञान के 25 प्रश्नों के 9 वीडियो को अपलोड कर दिया है। सभी वीडियोज आपको एक ही जगह पर मिल जाएंगे हमारे चैनल पर। सिंपल सा काम आपको यह करना है कि हमारे चैनल पर जाके आरआरबी ग्रुप डी की जनरल साइंस की जो प्लेलिस्ट है उसको विजिट करना है और सभी क्लास जो साइंस की अपलोड की गई हैं उनको देख लेना है। तो आइए आज के सेशन को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, किस छोटे दर्पण की सहायता से ऊंचे भवन या पेड़ की पूर्ण लंबाई का प्रतिबिंब देखा जा सकता है। तो इसमें से वह कौन सा दर्पण है? तो राइट आंसर हो जाएगा उत्तल दर्पण। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। जो उत्तल दर्पण होता है इसकी सहायता से ऊंचे भवन या पेड़ की लंबाई पेड़ की पूर्ण लंबाई का जो है प्रतिबिंब हम देख सकते हैं। तो ऑप्शन बी आपको याद रखना है, उत्तल दर्पण। साइटोलॉजी का संबंध किससे है? तो साइटोलॉजी के अंतर्गत जो है हम कोशिका का अध्ययन करते हैं, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। साइटोलॉजी को हम हिंदी में कोशिका विज्ञान कहते हैं, ये चीज़ आप याद रखिएगा। और इसके अंतर्गत जो है कोशिका का अध्ययन किया जाता है, तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, और निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? एक तरफ रोग दिया गया है और रोग का कारण दिया गया है, तो इसमें से आपको बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। बेहतरीन प्रश्न है, तो आइए देख लेते हैं। इसमें से पहला ऑप्शन आपका टिटनेस है। टिटनेस जो है किसके कारण फैलता है? तो टिटनेस का कारण होता है बैक्टीरिया। तो पहला ऑप्शन आपका सही दिया गया है। टिटनेस जो है जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया जनित बीमारी है। इसके अलावा जो रूबेला है यह किससे फैलता है? तो रूबेला यह जो है वायरस से होने वाली बीमारी है, तो दूसरा ऑप्शन भी आपका सही हो जाएगा। मलेरिया किससे फैलता है? तो मलेरिया जो है प्रोटोजोआ के कारण होने वाला एक रोग है, तो ऑप्शन सी भी आपका सही हो जाएगा। हीमोफीलिया जो है कृमि जन्य रोग है, जो कि आपका गलत हो जाएगा। हीमोफीलिया कृमि जन्य रोग नहीं है, बल्कि यह एक जन्मजात रोग है। आप लोग याद रखिएगा, हीमोफीलिया एक जन्मजात बीमारी होती है, तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। तो ऑप्शन आपका डी यहाँ पे सुमेलित नहीं था, इसके बारे में आपको याद रखना है। बाकी के तीनों ऑप्शन आपके सुमेलित थे। मिनी माता रोग किसके कारण होता है? जो मिनी माता रोग है इसका कारण पूछा गया है कि किससे होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? मिनी माता रोग जो है पारा के कारण होता है, तो राइट आंसर आपका पारा हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पे ए बिल्कुल सही हो जाएगा, पारा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, और निम्नलिखित तत्वों में से कौन सर्वाधिक यौगिक का निर्माण करता है? तो हाइड्रोजन। ऑप्शन आपका यहाँ पे जो ए है बिल्कुल सही हो जाएगा। हाइड्रोजन जो है सर्वाधिक यौगिक का निर्माण करता है, तो इसके बारे में आपको याद रखना है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। मधुमक्खी के डंक मारने पर निम्नलिखित में से किस पदार्थ के उपयोग से आराम मिलता है? मधुमक्खी के डंक मारने पर इसमें से किस पदार्थ का उपयोग करेंगे तो आपको राहत मिलेगी? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बेकिंग सोडा का उपयोग करने से हमको राहत मिलेगी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बेकिंग सोडा, यानी कि ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, और निम्न में से कौन सा रोग विषाणु से नहीं होता है? इसमें से कौन सा रोग विषाणु यानी कि वायरस से नहीं होता है, उसकी आपको पहचान करनी है। तो आइए इस प्रश्न को सॉल्व कर लेते हैं। तो पहला ऑप्शन आपका क्या दिया गया? पोलियो। तो पोलियो आपका विषाणु से यहाँ पे वायरस से होता है, तो ऑप्शन आपका ए सही दिया गया है। और टाइफाइड यहाँ पे आपका गलत हो जाएगा। टाइफाइड आपका विषाणु से नहीं होता बल्कि जीवाणु से होता है, यानी कि बैक्टीरिया से होता है। टाइफाइड जो रोग होता है जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया से फैलता है। इसके अलावा आपका तीसरा जो ऑप्शन दिया गया गलसुआ आपका
वायरस से होता है, रेबीज भी आपका वायरस यानी कि विषाणु से होता है। तो इसमें से ऑप्शन आपका टाइफाइड वाला गलत था। यह टाइफाइड आपका जीवाणु से फैलता है। जीवाणु से और कौन कौन से रोग होते हैं यानी कि बैक्टीरिया से, तो एक आपका टाइफाइड हो गया जो ऑप्शन में दिया गया। इसके अलावा आपका क्षय रोग यानी कि टीबी हो गया। टीबी भी आपका बैक्टीरिया से होने वाला एक रोग है। टिटनेस हो गया, हैजा हो गया, काली खांसी, प्लेग, निमोनिया, कालरा, कोढ़ हो गया, ये सभी बीमारियां जो आपकी हैं बैक्टीरिया से फैलती हैं। तथा वायरस से कौन कौन से रोग होते हैं, तो पोलियो हो गया, गलसुआ हो गया, रेबीज हो गया, हेपेटाइटिस हो गया, एड्स हो गया, ये सभी बीमारियां आपकी किससे फैलती हैं, डेंगू हो गया, ये सभी बीमारियां आपकी वायरस यानी कि विषाणु से फैलती हैं। तो सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। और निम्नलिखित में से कौन सा एक कृमि जन्य रोग नहीं है। इसमें से कृमि जन्य का मतलब वार्म होता है। कृमि जन्य रोग इसमें से कौन सा नहीं है, तो टिटनेस आपका कृमि जन्य रोग नहीं। टिटनेस आपका बैक्टीरिया से फैलता है। बाकी के जो तीनों रोग हैं आपके कृमि जन्य हो जाएंगे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, टिटनेस आपका कृमि जन्य रोग नहीं है। बाकी के तीनों आपके कृमि जन्य रोग है। तो इन तीनों के बारे में आपको याद रखना है। टिटनेस आपका बैक्टीरिया से फैलता है। अगला प्रश्न है, और निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है उसकी आपको पहचान करनी है। तो जो मनुष्य का रक्त होता है वह अम्लीय होता है। तो आप लोग याद रखिएगा, मनुष्य का रक्त अम्लीय नहीं होता बल्कि हल्का सा क्षारीय होता है। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। पहला वाला ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा, अम्लीय नहीं होता है बल्कि क्षारीय होता है। बाकी के तीनों ऑप्शन आपके सही दिए गए हैं। पित्त रस का स्राव लीवर करता है, बिल्कुल सही हो जाएगा। अमाशय रस में HCl होता है यानी कि HCl होता है, बिल्कुल सही हो जाएगा। पित्त रस जो है क्षारीय होता है, यह भी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी कि नीचे के बी, सी और डी वाले जो कथन है आपके सही हो जाएंगे। पहला कथन आपका गलत दिया गया था, रक्त अम्लीय नहीं होता बल्कि क्षारीय होता है हल्का सा। प्रकाश संश्लेषण में पौधे पौधे कौन सी गैस का उपयोग करते हैं, आपसे पूछा गया है। जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है इसमें पौधे जो है कौन सी गैस का उपयोग करते हैं। बेहतरीन प्रश्न है। इस तरह के प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो आपको याद रखना है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में जो पौधे होते हैं ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उपयोग करते हैं। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे जो ए है बिल्कुल सही हो जाएगा। ये फैक्ट आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, मनुष्य की आंख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब यानी कि तस्वीर कहाँ पर बनती है, तो रेटिना पर बनती है। यानी कि ऑप्शन आपका डी यहाँ पे सही हो जाएगा, रेटिना पर। एक पिंड का भार अधिकतम किसमें होगा, तो किसी एक पिंड का जो भार है दिए गए चार ऑप्शन में से हाइड्रोजन में जो है अधिकतम होगा। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन में जो है एक पिंड का भार अधिकतम होगा। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, उत्प्लावकता का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। तो यह जो सिद्धांत है, यह जो प्रिंसिपल है, यह प्रतिपादित किया गया था आर्किमिडीज के द्वारा। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा, आर्किमिडीज। और निम्नलिखित में से कौन सा आहार नाल का सबसे लंबा भाग है। मनुष्य की जो आहार नाल होती है उसका सबसे लंबा भाग क्या कहलाता है। तो आप लोग याद रखिएगा, मनुष्य की आहार नाल का सबसे लंबा भाग कहलाता है छोटी आंत। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा, छोटी आंत जो है मनुष्य के शरीर की जो है सबसे मतलब आहार नाल की सबसे लंबा पार्ट माना जाता है। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, छोटी आंत, यानी कि ऑप्शन आपका डी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हमारे शरीर का तापमान कितना होता है। यहाँ पे केल्विन में पूछा गया है, मनुष्य के शरीर का जो तापमान है वह केल्विन में कितना होता है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, मनुष्य के शरीर का जो तापमान होता है यह केल्विन में होता है 310 केल्विन। और राइट आंसर क्या हो जाएगा, 310, यानी कि ऑप्शन ए। आपको काम क्या करना है, मनुष्य के शरीर का जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है यह सेल्सियस में कितना होता है और फ़ारेनहाइट में कितना होता है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। हवा में ध्वनि की गति कितनी होती है, हवा में ध्वनि की गति कितनी होती है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, हवा में ध्वनि की गति होती है 332 मीटर प्रति सेकेंड। यानी कि ऑप्शन आपका बी वाला यहाँ पे 100% सही हो जाएगा, 332 मीटर प्रति सेकेंड। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, सौर विकिरण को किसकी सहायता से मापा जाता है। तो जो सौर विकिरण होती है, जो सोलर रेडिएशन होती है, उसको जो है हम पायरोमीटर की सहायता से मापते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, पायरोमीटर, यानी कि ऑप्शन बी। लंबाई की इसमें से सबसे छोटी इकाई क्या हो जाएगी।
तो दिए गए ऑप्शन में से लंबाई की सबसे छोटी इकाई हो जाएगी नैनोमीटर, यानी कि ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, नैनोमीटर। अगला प्रश्न है, हीटर में किस धातु के तार का उपयोग किया जाता है? तो हीटर में जो है नाइक्रोम धातु के का जो तार होता है वह प्रयोग में लाया जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? नाइक्रोम, ऑप्शन सी। सर्वप्रथम बार मिसाइल को किसने बनाया था? तो सर्वप्रथम बार मिसाइल को बनाने का श्रेय दिया जाता है वर्नर वॉन ब्रोन को, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए कमेंट बॉक्स में आप बताइए कि भारत का मिसाइल मैन किसे कहा जाता है? मिसाइल मैन ऑफ इंडिया जो है किसको कहा जाता है? आपको कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देना है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, क्यूरी किसकी इकाई है? तो क्यूरी की सहायता से हम क्या मापते हैं? तो क्यूरी की सहायता से हम मापते हैं रेडियो धर्मिता को, यानी कि रेडियो एक्टिविटी। रेडियो जो एक्टिविटी होती है उसको जो है हम किसकी सहायता से मापते हैं? तो इसको जो है हम मापते हैं क्यूरी की सहायता से, यानी कि रेडियो धर्मिता आपका राइट आंसर हो जाएगा। हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया था? तो हाइड्रोजन बम को बनाया गया था किसके द्वारा? एडवर्ड टेलर के द्वारा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? एडवर्ड टेलर ने जो है हाइड्रोजन बम को बनाया था। तो ऑप्शन आपका ए यहाँ पे सही हो जाएगा, एडवर्ड टेलर। अगला प्रश्न है, स्कूटर का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो ब्रेड शाह, इनका नाम आप याद रखिएगा, ब्रेड शाह के द्वारा जो है स्कूटर का आविष्कार किया गया था। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है, प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ब्रेड शाह ने जो है स्कूटर का आविष्कार किया था। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे 100% सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, आर्द्रता यानी कि ह्यूमिडिटी को किसकी सहायता से मापा जाता है? आर्द्रता को यानी कि ह्यूमिडिटी को हम किसकी सहायता से मापते हैं? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? हाइग्रोमीटर। ये नाम आप याद रखिएगा, ये हाइग्रोमीटर, इसकी सहायता से जो है किसको मापा जाता है? तो हाइग्रोमीटर की सहायता से जो है ह्यूमिडिटी को मापा जाता है। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा? हाइग्रोमीटर की सहायता से जो है ह्यूमिडिटी को मापा जाता है, आर्द्रता को मापा जाता है। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है, यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो इस प्रकार से आज 2 प्रश्न और आपके बचे हुए हैं। पादप कोशिका किसकी बनी होती है? तो जो पादप कोशिका होती है सेलुलोज की बनी होती है। ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, सेलुलोज की। अफीम के कौन से हिस्से से मॉर्फिन को प्राप्त किया जाता है? तो अफीम का कौन सा हिस्सा होता है? तो अफीम का जो फल होता है उसी से जो है मॉर्फिन होती है उसको प्राप्त किया जाता है। तो ऑप्शन आपका बी वाला यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, उसके फल से जो है मॉर्फिन को प्राप्त किया जाता है। तो इसे आप याद रखिएगा। तो इस प्रकार से जनरल साइंस के 25 प्रश्नों का जो भाग 1 है और भाग 10 है उसको हमने कंप्लीट कर लिया है। यह वीडियो आपको कैसा लगा? अपनी प्रतिक्रिया, अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? मतलब आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।